ओके, वेलकम टू इग्नू पाथवेज। आज हम लोग इस कड़ी में चर्चा करेंगे एमएचआई 06 का, जिसका पेपर 21 जून को निर्धारित है। एमएचआई 05 का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि अब हमारा जो वीडियो आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से प्रश्न आते हैं, पीडीएफ भी दोनों मीडियम से हम देते हैं। तो अब किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इग्नू पाथवेज में अब बाइलिंगुअल चलेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे और पीडीएफ भी आपको दोनों प्रकार के उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश में पीडीएफ होगा, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी में पीडीएफ होगा। तो इस पेपर को हम देखते हैं एमएचआई 06, जिसका एग्जाम 21 जून को होने वाला है। भारत में सामाजिक संरचनाओं का युगों से होता हुआ विकास, यानी जो सामाजिक बदलाव हो रहा है उसमें किस प्रकार के चेंजेस आए हैं और डेवलपमेंट उसमें समाज में बदलाव के साथ साथ कैसे हो रहा है, उससे संबंधित यह पेपर है। और यह पेपर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे। और पहला प्रश्न जो इसमें हम देखेंगे वो हड़प्पा नगरीय रूपों और उसकी विशेषताओं की चर्चा करिए। तो हड़प्पा शहर से संबंधित प्रश्न जो है वह पेपर 5 में भी है और पेपर 6 में भी है। तो हड़प्पा शहर में नगर कैसे बदले, उसकी क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। तो डिटेल्स में तो यहाँ हम आपको नहीं बताएंगे। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो एमएचआई 05 के वीडियो को आप देख सकते हैं। भारतीय सामंतवाद के विचार पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी सामंतवादी व्यवस्था भारत में कैसी थी, वह कौन कौन से लोग थे जो सामंत बने, सामंत को किन प्रकार के फायदा होते थे, राजा क्यों सामंत रखते थे, अंग्रेजों के आने के बाद सामंतवादी व्यवस्था का क्यों पतन कर दिया गया। इन सभी बारों में आपको प्रश्न संख्या 2 में चर्चा करनी है। भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रकृति की चर्चा करिए, यानी भारत में जो नगरीकरण प्रक्रिया है वह किस प्रकार से काम करती है, उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाता है, उसके बारे में प्रश्न संख्या 3 में आपको चर्चा करना है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज में धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, यानी मध्यकालीन समाज जब धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा था तो उसमें किस प्रकार के धार्मिक चेंजेस आ रहे थे, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग समाप्ति की तरफ जो बढ़ चुका था और नवीन युग जो आ रहा था, मिशनरीज लोग आ रहे थे भारत में। तो इसके बारे में जो धार्मिक सुधार हुए, जो धार्मिक परिवर्तन हुए, उसके बारे में प्रश्न संख्या 4 में आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के कुछ लोकप्रिय जन आंदोलन की चर्चा करें। तो जन आंदोलन आप जानते ही हैं कि गांधी युग में बहुत सारे जन आंदोलन हुए हैं, फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, ये सारी चीज के बारे में आप इस क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, प्रश्न संख्या 6 जो है वह हर साल लगभग पूछा जाता है। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की भूमिका पर चर्चा करिए। तो वैदिक काल में हम देखेंगे कि हमारा जो वर्ण व्यवस्था था, यानी जो समाज की व्यवस्था है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। यानी वर्ण में जो थे, ऐसे लोग थे जो हिंदू धर्म से संबंधित थे, उसमें वर्ण व्यवस्था की गई थी। तो वर्ण व्यवस्था के तहत जो पहला पार्ट जो था उसमें ब्राह्मण लोग आते थे, यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जो ब्राह्मण माने जाते थे, ऐसे लोगों को फर्स्ट फेज में रखा गया। दूसरे फेज में क्षत्रिय लोग को रखा गया, जो बाहुबल से ज्यादा मजबूत थे, यानी जो राजा महाराजा क्षत्रिय होते थे, लड़ने में सक्षम होते थे, अपने साम्राज्य को विस्तारीकरण करने में भूमिका निभाते थे, ऐसे लोग दूसरे पार्ट में यानी दूसरे वर्ण व्यवस्था में आते थे। तीसरे लोग में आते थे ऐसे लोग जो बिजनेस मेंटालिटी के होते हैं, ऐसे लोग तीसरे वर्ण व्यवस्था में आते थे, जिसे वैश्य कहा गया है। यानी ऐसे लोग जो व्यापार से संबंधित होते थे, व्यापार करते थे, राजा महाराजा को बिजनेस करने में मदद करते थे, ऐसे लोग वैश्य आते थे। और अंतिम जो पायदान था वो था शूद्र लोगों का होता था, यानी जो इन तीन वर्ण व्यवस्था वाले भाग को किसी प्रकार से, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मदद करते थे। तो वह जो होते थे वो आपके शूद्र में आते थे। ठीक है, तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में क्या बदलाव हुए, वर्ण व्यवस्था में किनको फायदा हुआ, बाद में वर्ण व्यवस्था को क्यों समाप्त कर दिया गया, इन सभी बारे में आपको प्रश्न संख्या 6 में लिखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। चैत्य तथा विहारों की चर्चा करें। चैत्य क्या है और विहार क्या है, ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी बौद्ध धर्म में जो मठ में रहने वाले जो साधु संत होते थे, उनको रहने के लिए विहारों का निर्माण किया जाता था। इसी विहार शब्द से बिहार राज्य बना है। यानी बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार हो रहा था प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में, तो जो राजा महाराजा होते थे वह साधु संतों को रखने के लिए मठ और विहार का निर्माण करते थे। उसके बारे में आपको इस प्रश्न संख्या 7 में चर्चा करनी है। और कबीलाई संसार और चैत्यों के मध्य क्या संबंध था, यानी जो कबीलाई समाज के लोग होते थे,
घुमंतु चारवाहा समाज के जो लोग होते थे, उनका इन मठ विहार में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोगों से क्या संबंध था, पारस्परिक संबंध, सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध, इसके बारे में हमको प्रश्न संख्या 7 में चर्चा करनी है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारे प्रश्न का उत्तर आपको पीडीएफ में उपलब्ध कराया जाएगा। औपनिवेशिक काल में महिलाओं की बदलती भूमिका का वर्णन करिए, यानी औपनिवेशिक काल जब अंग्रेजी शासन भारत देश में थी, तो महिलाओं के अधिकारों में कौन कौन से परिवर्तन आए, उसके बारे में प्रश्न संख्या 8 में आपको चर्चा करनी है। पूरा पाषाण समाज संबंधित पुरातात्विक प्रमाणों का परीक्षण करिए। पाषाण युग यानी हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, तो पूरा पाषाण समय जो था, जो आदिमानव के साल का समय है, उस समय में जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं, उसके बारे में इस प्रश्न संख्या में आपको चर्चा करनी है कि हम कैसे जान पाए कि हमारे देश में इतने साल पहले, करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले भी एक संस्कृति रहती थी प्राचीन समय की, जिसे आदिमानव संस्कृति कहते हैं। उसके बारे में जो साक्ष्य हमें मिले हैं, उसके बारे में ही प्रश्न संख्या 9 में आपको चर्चा करनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। इसमें कुल 11 प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 10 जो है, मध्य तथा प्रायद्वीपीय भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रभाव का वर्णन करें। यानी जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हुए, उसमें जो राजा सम्मिलित हुए, जैसे अशोक का हम उदाहरण देखते हैं, मीनांडर का हम उदाहरण देखते हैं, तो ये सब लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने में मध्यकालीन और प्रायद्वीपीय भारत में, जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, चाइना में हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देशों के साथ हमारा पारस्परिक संबंध था धर्म के रूप में। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि वो उन राजा महाराजाओं जिनको यह जिम्मेदारी दी गई कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, उसके बारे में प्रश्न संख्या 10 में आपको चर्चा करनी है। और लास्ट जो है, बलूतेदार कौन थे, उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं क्या थी। तो ये एक अनोखा शब्द आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे प्रश्न शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। तो बलूतेदार जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। जब विनिमय प्रणाली शुरुआत हुई, तो महाराष्ट्र राज्य में एक खास ग्राम सेवक होते थे जिनको बलूतेदार बोला जाता था, और वो बलूतेदार जो है वो वस्तु विनिमय करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते थे। इससे संबंधित उत्तर जो है आपको इसमें लिखना है कि बलूतेदार विनिमय प्रणाली करने में काफी ज्यादा सक्षम होते थे। यह महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते थे, और प्राचीन काल में जब एक सामान दूसरे सामान को बेच और खरीदा जाता था, यानी उस टाइम वजन की कोई प्रणाली उस प्रकार की नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, चावल के बदले गेहूं देते थे, गेहूं के बदले कोई दूसरा अनाज लेते थे। तो इस ये जो प्रणाली थी, विनिमय प्रणाली, उसमें महाराष्ट्र में ये काफी फेमस हुआ। उस समय के ग्राम सेवक को ही हम लोग बलूतेदार कहते थे, और क्या क्या सेवाएं वगैरह होती थी, सारा आपको डिटेल्स पीडीएफ में देखने को मिलेगा। अब हम प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में देखते हैं। इसमें हमने कुल 10 प्रश्न लिए हैं। आपको बार बार बताया गया है कि जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसको भी आप डिटेल्स में पढ़े, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग में आ जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। संगम साहित्य जो साउथ इंडिया से शब्द संबंधित है, यानी जो कवियों की गोष्ठी होती थी उसे ही संगम कहा जाता था। तो उस कवियों ने जो संगम साहित्य लिखे हैं, बहुत सारे किताब उपन्यास जो लिखे हैं, जिसमें राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो संगम इतिहास के बारे में आप लिखेंगे। अलवार और नैनार क्या है, ये दो प्रकार के संतों का डिवीजन है। यानी ऐसे लोग जो भगवान शिव के उपासक होते थे उन्हें नैनार कहा जाता था, और जो भगवान विष्णु के उपासक होते थे उन्हें अलवार कहा जाता था। यानी इन दो प्रकार के संतों में वैचारिक मतभेद को ही इस प्रश्न में आपको वर्णन करना है। ठीक है, वैदिक काल का वर्ण व्यवस्था हम आपको बता चुके हैं। कभी कभी ये लॉन्ग में आता है, कभी कभी शॉर्ट में आता है। भारतीय ग्राम की विशेषता, उस समय के भारत के ग्राम में किस प्रकार के सेवक रखते थे, मुखिया का क्या रोल होता था, टैक्स किस तरह से वसूला जाता था, ये सारा चीज आपको इसमें करना है। चैत्य विहार भी हम आपको बता चुके हैं। प्लयाकार मध्य पाषाण नव पाषाण में हुए बदलाव, यानी मध्य पाषाण से जब नव पाषाण में आए तो किस प्रकार के बदलाव हुए, पहिए में कौन प्रकार के चेंजेस आए, आग का आविष्कार हुआ, ये सारा वर्णन आपको प्रश्न संख्या 7 में करना है। वैदिक ग्रंथ कौन कौन से थे, इसके बारे में आप देखेंगे कि वैदिक ग्रंथ में किस प्रकार के किताब उस वक्त के फेमस थे, इसके बारे में आप देखेंगे। पुराणों के बारे में भी आप इसमें उल्लेख कर सकते हैं, जिसकी संख्या 18 है। वीर शैववाद, यानी ये भी भगवान शंकर से ही संबंधित है, यानी जो शंकर को मानने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से इसमें काम करते हैं। भारतीय इतिहास का काल निर्धारण जो मुख्यतः 3 भाग में किया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उसके बारे में जो इतिहासकार की सोच है उसके बारे में आप वर्णन करेंगे कि अलग अलग इतिहासकार हमारे भारतीय इतिहास को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए नीचे आपको लॉन्ग आंसर्स इंग्लिश में प्रोवाइड किए गए हैं, और शॉर्ट आंसर्स भी आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो लोग अंग्रेजी में इग्नू की एग्जाम देते हैं उनके लिए
आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आपको यह प्रश्न उपलब्ध कराया गया है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं, आप इसे रिमाइंडर की तरह लीजिए। ये सारे प्रश्न जो अंग्रेजी और हिंदी में आपको उपलब्ध कराए गए हैं, इन सारे का पीडीएफ जो है वह भी आपको इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा। आपसे एक मिनिमम चार्ज लिया जाता है और उसके बाद आपको दिए गए इस नंबर पर संपर्क करने पे आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। और पीडीएफ उपलब्ध कराने के हमारे पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे जो भी बच्चे हैं, चाहे वो अंग्रेजी मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, उन्हें आंसर्स लिखने में किसी प्रकार का असुविधा ना हो। जो बच्चे हमसे पीडीएफ लिए हैं, उनका फीडबैक भी हम आपको बहुत जल्द अपने वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आज का वीडियो यही रहने देते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इग्नू पाथवेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।